गाइस आप लोग लिटरली हर बार पूरा कमेंट सेक्शन भर दे तो ये पूछ के कि नारुतो की अगली वीडियो कब आएगी। मैंने आप लोगों को कम्युनिटी टैब और कमेंट्स के जरिए कई बार बताया है कि हर 5 बाकी एनिमे पर वीडियोस के बाद 2 नारुतो की वीडियोस आया करेगी। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सी ऑडियंस है जिसे नारुतो से कोई मतलब नहीं है। हमें हर तरह की ऑडियंस को खुश रखना है, जो नारुतो देखती है उसे भी और जो नारुतो नहीं देखती है उसे भी। तो डाइवर्सिटी लानी पड़ती है। हम एक ही एनिमे पर फोकस नहीं कर सकते। नारुतो इतनी लंबी एनिमे है तो थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा। फिर भी मैंने कम्युनिटी टैब पर रिसेंटली एक पोल डाला था जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपको मेरी ये स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आ रही है तो जो स्ट्रेटेजी आपको सबसे बेस्ट लगती है उस पे अपना वोट दो। और गाइस इस पोल पे 1.5 के लोगों ने वोट किया था, जिसमें 84% लोगों का यही वोट था कि जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। उन्हें हर 2 नारुतो की वीडियोस के बाद वापस 5 बाकी किसी और एनिमे पर वीडियोस चाहिए। तो अब आप सबके सामने है कि मैसिव मेजोरिटी जनता क्या चाहती है। तो प्लीज जब कभी बार बार ये मत बोलना कि अगली वीडियो नारुतो पे लाओ। मैं नारुतो को भूला नहीं होता हूँ। नारुतो की वीडियो जैसे तय हुई है वैसे ही आएगी। स्पैम करने से पहले हमारे चैनल की पिछली वीडियोस काउंट करके खुद फिगर आउट कर लेना कि अभी नारुतो की वीडियोस और कितनी वीडियोस बाद आएगी। ओके तो दोस्तों स्वागत है आपका नारुतो की एक्सप्लेनेशन की 10th वीडियो में, जिसमें हम एपिसोड 34 से लेके 39 तक की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक नारुतो की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एपिसोड 28 से लेके एपिसोड 33 तक को एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको हार्डली सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें, नहीं तो आपको इस वीडियो में ज्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला है। पिछली वीडियो की लिंक और साथ ही पहले 2 एपिसोड्स वाली वीडियो की लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए अपने इंट्रोडक्शन देके आज के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। एपिसोड 28 से 33 में हमने देखा कि टीम 7 का सामना ओरोचिमारू नाम के विलन से होता है, जो कि शायद लीव विलेज का पुराना दुश्मन था। सास्के और ओरोचिमारू में काफी देर तक फाइट हुई थी, जहां ओरोचिमारू ने सास्के को हराकर सास्के की गर्दन पे बाइट करके अपना कर्स मार्क दे दिया था। इसके बाद ओरोचिमारू की मुलाकात आंको से हुई थी। आंको ओरोचिमारू को जानती थी और ओरोचिमारू को मारने की कोशिश करती है पर नाकाम रह जाती है। इसके बाद टीम 7 का सामना साउंड विलेज की टीम से हुआ था, जिसको ओरोचिमारू ने सास्के पे अटैक करने के लिए भेजा था। सास्के और नारुतो बेहोश थे तो साकुरा अकेले ही साउंड विलेज के निंजास का सामना करती है, पर बाद में रॉकली और टीममेट भी साकुरा की हेल्प करने के लिए आगे आ गए थे। लेकिन फिर भी सब मिलके भी साउंड विलेज की टीम को नहीं रोक पाए थे। तभी सास्के को होश आ गया था और उसके कर्स मार्क्स भी एक्टिव हो गए थे और उसने अकेले ही साउंड टीम को भागने पे मजबूर कर दिया था। अब आगे एपिसोड 34 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोजी और शिकामारू मिलके नारुतो को होश में लाते हैं। साकुरा सास्के के पास बैठी हुई होती है और इनो ली को अपने कंधे के सहारे ला रही होती है। नारुतो होश में आता है और देखता है कि साकुरा के बाल कटे हुए हैं, तो नारुतो भाग के साकुरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसके बालों को क्या हुआ। तो साकुरा जवाब देती है कि उसने बस अपना लुक चेंज करने के लिए ऐसा किया है। नारुतो शिकामारू से उनके साथ में होने का रीजन पूछता है तो साकुरा बताती है कि ये सब उनकी मदद के लिए आए हैं। फिर टेन आके रॉकली को डांटती है कि वो क्या सोच के अकेले साउंड विलेज की निंजा से लड़ने चला गया। तो रॉकली कहता है कि साकुरा खतरे में थी और उसे ये देखा नहीं गया। ये सुन के साकुरा रॉकली को दिल से थैंक यू बोलती है और कहती है कि रॉकली की वजह से साकुरा में लड़ने की हिम्मत आई है। पहले साकुरा को रॉकली अच्छा नहीं लगता था, पर अब साकुरा को रॉकली अच्छा लगने लगा है। रॉकली रोने लगता है और सेम टाइम पे खुश भी होता है और कहता है कि वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगली बार वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आएगा। सास्के हैरान होता है कि उन साउंड निंजास ने रॉकली की हालत कर दी, तो क्या सच में वो साउंड निंजास इतने स्ट्रॉन्ग थे? दूर खड़ा नेजी भी सोचता है कि सास्के तो बहुत पावरफुल ओपोनेंट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आकामारू किसी वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। कीबा कहता है कि आकामारू वो सब देख के बहुत डरा हुआ है। अब दोस्तों आकामारू क्या देख के डर गया था, इसके लिए कीबा फ्लैशबैक में जाता है और याद करता है कि कीबा, शीनो और हिनाटा को दोनों स्क्रोल मिल चुके थे और उनकी टीम टावर की तरफ जा रही होती है कि तभी कीबा कहता है कि टावर तक पहुंचने वाले सबसे पहले वही लोग होंगे। तो शीनो कीबा को ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए मना करता है, लेकिन कीबा उसकी बात टाल देता है। इतने में कीबा और आकामारू को कुछ स्मेल आती है और कीबा हिनाटा को 1 किलोमीटर दूर तक अपने ब्याकुगन से देखने को कहता है। हिनाटा अपना ब्याकुगन यूज करती है और उसे वहाँ गारा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, विलेज इन द सैंड का गारा। शीनो भी कोई टेक्निक यूज करके बताता है कि वहाँ पे 6 लोग हैं। कीबा समझ आता है कि वहाँ किसी 2 टीम्स के बीच में फाइट हो रही होगी और कहता है कि उन लोगों को वहाँ जाके देखना चाहिए। शीनो और हिनाटा कीबा को मना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें दोनों स्क्रोल तो मिल ही गए हैं, तो अब उनको चुपचाप टावर चले जाना चाहिए। लेकिन कीबा अभी भी नहीं मानता और कहता है कि आंको ने 2 से ज्यादा स्क्रोल लाने के लिए मना थोड़ी
किया है। एट लास्ट कीबा वहाँ फाइट देखने जाने लगता है, तो फिर शीनो और हिनाटो को भी उसके संग जाना पड़ता है। कीबा कहता है कि अगर वहाँ लोग ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो कीबा वहाँ से चुपचाप भाग के आ जाएगा। इसके बाद तीनों झाड़ियों के पीछे छुप के फाइट देखने लगते हैं, लेकिन आकामारू बहुत डरने लगता है। हिनाटा के पूछने पर कीबा कहता है कि आकामारू एनिमी का चक्र रीड कर सकता है। साथ ही कीबा कहता है कि कीबा ने आज से पहले आकामारू को कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। हम देखते हैं कि गारा, कॉनकुरो और तिमारी एक तरफ खड़े होते हैं और दूसरी तरफ किसी और विलेज के निंजा खड़े हुए होते हैं। उसमें से एक लड़के के फेस पे स्कार्स होते हैं। दूसरे निंजास बोलते हैं कि सैंड विलेज के निंजास बेवकूफ हैं, जो कि सामने से लड़ने आ गए। कीबा उन्हें देख के कहता है कि स्कार वाला निंजा गारा से बहुत बड़ा है और गारा उस निंजा से जीत नहीं पाएगा। लेकिन तभी आकामारू कुछ बताता है और कीबा कहता है कि आकामारू के अकॉर्डिंग ये स्कार वाला निंजा खतरे में है। गारा उन निंजा से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन कॉनकुरो गारा को समझाता है कि गारा पहले ये पता लगा ले कि सामने वाली टीम के पास कौन सा स्क्रॉल है, नहीं तो वो सभी बेकार में ही फाइट करेंगे। गारा कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गारा को अब उन निंजास को जान से मारने की तलब मच रही है। स्कारफेस वाला निंजा गुस्सा हो जाता है और अपने पीठ पे लगे कुछ अम्ब्रेलास हवा में उछालता है और अपनी निंजुत्सु को यूज करके उससे गारा पे अटैक करता है। उन अम्ब्रेलास से आयरन नीडल्स निकलती हैं, लेकिन गारा के चारों ओर से सैंड उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। स्कारफेस निंजा हर डायरेक्शन से गारा पे अटैक करता है, पर गारा पे स्क्रैच तक नहीं आता। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं और कीबा कहता है कि गारा की सैंड से ब्लड की स्मेल आती है। कॉनकुरो बताता है कि गारा की पीठ पे जो गोर्ड है उसमें जो सैंड है वो गारा को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करती है और गारा निंजुत्सु से उस सैंड को कंट्रोल भी कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कारफेस निंजा भागते हुए गारा की तरफ आता है, लेकिन वो कुछ कर पाता। इससे पहले गारा अपना हाथ आगे करता है और सैंड कफिन जुत्सु यूज करता है। गारा सैंड को कंट्रोल करके उस निंजा की पूरी बॉडी को सैंड से कवर कर देता है और उसको हवा में लटका देता है। इसके बाद गारा अपने हाथ को बंद करता है और सैंड बैरियर जुत्सु यूज करके उस निंजा की बॉडी को क्रश कर देता है और उससे जान से मार देता है। इसके बाद गारा उस निंजा के संग दो और निंजास को भी ऐसे ही मार देता है। इसके बाद कीबा, शीनो और हिनाटा वहाँ से भाग जाते हैं। कॉनकुरो देखता है कि अपोनेंट टीम के पास वही स्क्रॉल था जो गारा की टीम को चाहिए था। इसके बाद कॉनकुरो गारा को टावर पे चलने के लिए कहता है, लेकिन गारा और कॉनकुरो में बहस हो जाती है और गारा कहता है कि उसकी ये खून की प्यास की तलब अभी भी शांत नहीं हुई है और उससे और लड़ना है। लेकिन तिमारी के समझाने पे गारा शांत हो जाता है। तो दोस्तों इसी वजह से आकामारू डरा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि गारा और कीबा दोनों की टीम टावर पे पहुंच जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आंको ऑनबू उप से कुछ बात कर रही होती है। तभी एक निंजा आता है और आंको को रिकॉर्डिंग दिखाता है कि गारा की टीम सिर्फ 90 मिनट में ही टावर तक पहुंच गई है, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया है। साथ ही वो कहता है कि रानी की बात तो ये है कि इस पूरे टेस्ट में गारा को एक खरोंच तक नहीं आई। ये देखे आंको और ऑनबू उप्स भी सरप्राइज हो जाते हैं और एपिसोड 34 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 35 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सास्के, साकुरा और नारुतो फिश को पका रहे होते हैं और सास्के कहता है कि उन्हें इस जंगल में 4 दिन हो गए हैं और अभी तक उन्हें हेवन स्क्वाड नहीं मिला है। उधर नारुतो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि फिश कब पकेगी और वो कब खाएगा। ये भाई साहब हमारे दुनिया से ही परे हैं। तभी दूसरा सीन आता है और उसमें ली विलेज की दूसरी टीम एक जगह आके रुकती है और आपस में वो लोग बात करते हैं कि पता नहीं इस फॉरेस्ट में अब हेवन स्क्रॉल बचा भी होगा कि नहीं। एक्चुअली अब तक मोस्टली सभी निंजास सेकंड स्क्रॉल कलेक्ट करके टावर पे पहुंच गए होते हैं। इसके बाद उनमें से एक निंजा खाना ढूंढने चला जाता है और बाकी 2 निंजास वहीं बैठे हुए होते हैं कि तभी एक निंजा के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो हंसता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सास्के और साकुरा बात कर रहे होते हैं कि उन्हें अब इतनी आसानी से हेवन स्क्रॉल नहीं मिलने वाला है। तो सास्के कहता है कि उन्हें जल्दी हेवन स्क्रॉल ढूंढना होगा, नहीं तो वो लोग हार जाएंगे, क्योंकि अब टेस्ट खत्म होने को बस 24 घंटे ही बचे हैं। सास्के पानी लेने चला जाता है और नारुतो साकुरा से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे उसके पास हेवन स्क्रॉल आ जाएगा। नारुतो कहता है कि उनके पास 2 सेम तरह की स्क्रॉल्स हैं, तो नारुतो अगर दूसरे अर्थ स्क्रॉल को हेवन स्क्रॉल जैसा बना दे तो, और अगर उसके अंदर हेवन स्क्रॉल में जो लिखा है वो लिख दे तो कोई नहीं पहचान पाएगा। ये सुनकर साकुरा नारुतो को डांटती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर करेगा भी तो उसे ये पता कैसे चलेगा कि हेवन स्क्रॉल के अंदर क्या लिखा होता है। नारुतो कहता है कि उनको अर्थ स्क्रॉल के अंदर देखना होगा कि उसमें क्या लिखा है और उसमें उन्हें कुछ हिंट मिल जाएगी कि हेवन स्क्रॉल में क्या लिखा होगा। साकुरा पहले तो नारुतो पे चिल्लाती है और उसे मना करती है, क्योंकि इस टेस्ट के रूल्स में इस स्क्रॉल के अंदर किसी भी हालत में देखने को मना कर रखा था। लेकिन नारुतो कहता है कि इससे वो लोग जीत जाएंगे, तो साकुरा भी मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि उस दूसरे निंजा के दिमाग में भी यही आइडिया आता है और वो भी अर्थ स्क्रॉल ओपन करने जा रहा होता है। दूसरे निंजा स्क्रॉल ओपन करते ही बहुत चिल्लाते हैं। उनकी चीख सुन के उनकी टीम का तीसरा टीममेट भी वहाँ आता है और देखता है कि उसके दोनों टीममेट्स तो बेहोश पड़े हैं और अर्थ स्क्रॉल खुला हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि नारुतो अपना स्क्रॉल खोलने ही जा रहा होता है कि तभी काबुटो वहाँ आ जाता है और उसे रोक लेता है। सास्के वापस आता है और ये बात जान के नारुतो और साकुरा को डांटता है। काबुटो बताता है कि उस स्क्रॉल में एक हिप्नोसिस जुत्सु लिखा हुआ है, जिसको देख के निंजा बेहोश हो जाता है और टेस्ट खत्म होने के बाद ही होश में आता है। सास्के काबुटो से पूछता है कि वो अकेला क्या कर रहा है, तो काबुटो बताता है कि सास्के चिंता ना करे, क्योंकि काबुटो को दोनों स्क्रॉल मिल चुके हैं और वो बस अपने टीममेट्स का वेट कर रहा है। काबुटो जाने लगता है कि
कि तभी सास्के उसको रोकता है और कहता है कि मैं हेवन स्क्रोल के लिए तुमसे लड़ूंगा। नारुतो और साकुरा उसे रोकते हैं क्योंकि काबुटो ने स्क्रोल न खोलने देने से टीम 7 की हेल्प की थी। सास्के कहता है कि ये एक सर्वाइवल गेम है, इसलिए उन्हें काबुटो से लड़ना होगा। काबुटो सास्के की तारीफ करता है कि उसने काबुटो को चैलेंज दिया क्योंकि सास्के चाहता तो छिपके भी उस स्क्रोल को छीन सकता था। काबुटो कहता है कि वो टीम 7 की स्क्रोल ढूंढने में हेल्प करेगा, लेकिन पहले उन्हें यहाँ से कहीं और जाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टीम 7 और काबुटो टावर की तरफ जा रहे होते हैं। सास्के पूछता है कि क्या अभी भी कुछ कैंडिडेट्स इस फॉरेस्ट में बचे होंगे, तो काबुटो जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है हर कैंडिडेट पूरे फॉरेस्ट में स्क्रोल ढूंढने जाएंगे? नहीं, बल्कि टेस्ट के लास्ट में जब हर टीम टावर के पास पहुंचने वाली होगी तब हर टीम एक दूसरे से स्क्रोल छीनने की कोशिश करेगी। साकुरा कहती है कि वो दूसरी टीम को घेर लेंगे और उसे स्क्रोल ले लेंगे, लेकिन काबुटो कहता है कि टीम 7 अकेली ऐसी टीम नहीं है जो ये सोच रही होगी, वहाँ हर टीम यही करने की कोशिश करेगी। नारुतो कहता है कि चाहे जितनी भी टीम्स हो वो सबको हरा देगा, तो काबुटो कहता है कि सबसे ज्यादा मुसीबत कलेक्टर्स बनेंगे। काबुटो आगे एक्सप्लेन करता है कि कलेक्टर वो निंजाज हैं जो कि स्क्रोल कलेक्ट करते हैं लेकिन किसी दूसरे पर्पस के लिए, जैसे कि अपने विलेज की दूसरी टीम को जिताने के लिए, किसी अनवांटेड सिचुएशन से बाहर आने के लिए और कभी कभी अपने किसी डार्क सीक्रेट के लिए। काबुटो कहता है कि यही कलेक्टर सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे। काबुटो और टीम 7 टावर के पास पहुंच जाते हैं। तभी सबको अपने पीछे कुछ फील होता है तो नारुतो कुनाए मारता है और सब देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा सेंटीपीड था। धीरे धीरे सब टावर की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में कई ट्रैप्स भी आते हैं, जिसमें से एक ट्रैप में नारुतो पैर रख देता है और उस पे बहुत सारे कुनाए अटैक करने लगते हैं, लेकिन काबुटो नारुतो को बचा लेता है। नारुतो सोचता है कि काबुटो को कुनाए लग गए हैं, लेकिन काबुटो ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया था, इसलिए वो सेफ होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि साकुरा थक जाती है और बोलती है कि वो लोग इतनी देर से चल ही रहे हैं, लेकिन टावर तो अभी भी उतनी ही दूर है जितनी पहले था। काबुटो कहता है कि उन्हें शायद कोई दूसरी टीम बेवकूफ बना रही है और काबुटो सबको दिखाता है कि वो लोग वहीं पहुंच गए हैं जहां वो सेंटीपीड था। सास्के कहता है कि किसी ने ज्ञानजुत्सु का यूज किया है। इतने में ही हर पेड़ में कुछ पानी जैसी ट्रांसपेरेंट चीज चलने लगती है और हम देखते हैं कि वो चीज एक ब्लैक आउटफिट और मास्क पहने निंजास में कन्वर्ट हो जाती है और सारे ब्लैक निंजा टीम 7 और काबुटो को घेर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये सब छुप के एक निंजा देख रहा होता है जो कि वही निंजा है जिसने नारुतो का भेष बदल के सास्के से फाइट की थी, और ये इतने सारे ब्लैक निंजास इसी निंजास के क्लोन्स होते हैं। और एपिसोड 35 यहीं पे खत्म हो जाता है। 36 एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काबुटो कहता है कि ये सब क्लोन्स है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। नारुतो कहता है कि जितने भी ज्यादा हो वो सबको हरा देगा। ये कहते हुए नारुतो एक क्लोन को पंच मारता है, लेकिन पंच मारते ही क्लोन एक लिक्विड सा बन जाता है और वहाँ से दूसरा क्लोन निकल आता है। वो क्लोन नारुतो पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सास्के अपनी शारिंगन यूज करके उस क्लोन के हाथ पर कुनाई से अटैक कर देता है और उसका हाथ काट देता है। तभी वो क्लोन सास्के पे कुनाई से अटैक करता है और सास्के उस कुनाई को नहीं रोक पाता, लेकिन काबुटो उसे नीचे करके बचा लेता है। पर वो कुनाई काबुटो को छू के निकलता है और काबुटो के कंधे से खून आने लगता है। सास्के जमीन पे पड़ा होता है और ना जाने क्यों फ्रीज हो जाता है और कांपने लगता है। और हम देखते हैं कि सास्के के कर्स मार्क्स फिर से एक्टिव हो रहे होते हैं। सारे क्लोन्स उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलते हैं और नारुतो कहता है कि इस निंजा की ये क्लोन्स तो रियल क्लोन्स है, क्योंकि नॉर्मली क्लोन्स को मारने से वो गायब हो जाते हैं। नारुतो क्लोन पे कुनाई मारने लगता है कि तभी सास्के उसे रोक देता है और उसे कहता है कि वो कुनाई वेस्ट कर देगा, क्योंकि ये सब क्लोन्स एक गेंजुत्सु हैं, मतलब सिर्फ इल्यूजन्स हैं, रियल नहीं है। साकुरा कहती है लेकिन काबुटो को तो इन क्लोन्स के कुनाई से जो चोट लगी उसका क्या? तो काबुटो कहता है कि ये सब क्लोन्स एक गेंजुत्सु ही हैं, लेकिन यहाँ पेड़ों के बीच में कोई छिप के बैठा है जो ये गेंजुत्सु यूज कर रहा है और वही रियल कुनाई से अटैक कर रहा है और सबको ऐसा जता रहा है कि क्लोन्स अटैक कर रहे हैं। काबुटो बताता है कि उसके डाटा के अकॉर्डिंग ऐसे निंजा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए गेंजुत्सु को यूज करके एनिमे को हराने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि पेड़ों के पीछे उस निंजा के साथ उसके टीममेट्स भी छिपे हुए होते हैं। नारुतो क्लोन्स के अटैक डॉज करते करते उब जाता है और हैंड साइंस बनाता है कि तभी सास्के उसे रोकता है, लेकिन नारुतो नहीं रुकता और कहता है कि वो हर क्लोन को हराएगा और लास्ट में उन निंजा को बाहर आना ही पड़ेगा जिसने ये गेंजुत्सु कर रखा है। नारुतो हैंड साइज यूज करके शैडो क्लोन्स बना लेता है और हर क्लोन से फाइट करने लगता है। सास्के, साकुरा और काबुटो भी उसका साथ देते हैं। लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है और टीम 7 और काबुटो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन क्लोन्स अभी भी वहीं के वहीं होते हैं। टीम 7 को अच्छे से पता है कि ये निंजास असली नहीं है बल्कि बस एक इल्यूजन है, फिर भी न जाने क्यों ये बेवकूफों की तरह अभी भी लड़ रहे हैं और बेमतलब अपना ही चक्रा खत्म कर रहे हैं। तभी छिपे हुए असली निंजास बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब टीम 7 और काबुटो थक चुके हैं तो अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एनिमे निंजा अपने क्लोन्स को डिसअपीयर कर देता है। वो निंजा जिसने पिछली बार नारुतो का भेष लिया था वो सास्के से कहता है कि सास्के ने उस समय जो उसके शोल्डर पे कुनाई मारा था अब वो उसका बदला लेगा। तभी हम देखते हैं कि सास्के, साकुरा और काबुटो उन तीनों एनिमे निंजा के पीछे आ जाते हैं। एनिमे निंजा हैरान होते हैं कि वो तीनों पीछे हैं तो उनके सामने कौन है। तभी हम देखते हैं कि जो इतनी देर से क्लोन से लड़ रहे थे वो भी नारुतो के क्लोन्स थे जिनको नारुतो ने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से अपनी स्क्वाड में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। तो ये बात थी, इसलिए हमारी स्क्वाड 7 नहीं
नहीं, स्क्वाड 7 नहीं, हमारे नारुतोस इतनी देर से उस एनिमे के क्लोन से लड़ रहे थे ताकि असली निंजा बाहर आ जाए। सास्के नारुतो को आराम करने के लिए कहता है, लेकिन नारुतो पंच मार के उन तीनों निंजा को गिरा देता है और कहता है कि वो सारा मजा सास्के को नहीं लेने देंगे। सास्के और काबुतो हैरान हो जाते हैं कि नारुतो के पास इतना ज्यादा चक्रा है कि इतनी लड़ाई के बाद भी वो अभी भी लड़ने को तैयार है। तभी तीनों एनिमी निंजा हैंड साइंस बनाते हैं और फ्लॉ क्लोन जुत्सु यूज करते हैं और उन तीनों के बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं। नारुतो कहता है कि वो हर एक क्लोन को मारेगा और उसमें छिपे रियल निंजा को ढूंढ निकालेगा। काबुतो और सास्के नारुतो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर नारुतो नहीं रुकता और हर क्लोन पे अटैक करने लगता है। सास्के अपनी शारिंगन से रियल निंजास का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कर्स मार्क्स की वजह से वो शारिंगन नहीं यूज कर पाता और उससे पेन होने लगता है। साकुरा ये देख लेती है और सास्के को शारिंगन यूज करने के लिए मना करती है। नारुतो का ध्यान सास्के की तरफ जाता है कि तभी एक क्लोन नारुतो पे अटैक करने ही वाला होता है, पर काबुतो नारुतो को बचा लेता है और इस चक्कर में काबुतो की टांग में चोट लग जाती है। सास्के नारुतो को कहता है कि क्लोन से लड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि रियल निंजा वहाँ नहीं है। तो नारुतो कहता है कि ये अटैक रियल था, इसका मतलब रियल निंजा भी यहीं कहीं होंगे। तभी सास्के देखता है कि रियल निंजा ग्राउंड के नीचे से निकल के कुनाई अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन सास्के बता पाता इससे पहले तीनों निंजा ग्राउंड से निकल के कुनाई से काबुतो के फेस पे अटैक कर देते हैं। काबुतो का चश्मा गिर जाता है और काबुतो की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। ये देख के तीनों निंजा थोड़े डर जाते हैं कि तभी नारुतो एक किक से तीनों के सर पे मारता है और तीनों बेहोश हो जाते हैं और सारे फॉग क्लोन्स गायब हो जाते हैं। इसके बाद काबुतो शांत होता है और नारुतो को थैंक्स बोलता है। नारुतो उन निंजास के पास से हेवन स्क्रोल ले लेता है और फिर सब टावर पहुंच जाते हैं। टावर पहुंच के काबुतो के टीममेट्स भी मिल जाते हैं और काबुतो और नारुतो एक दूसरे को फिर से थैंक्स बोलते हैं, लेकिन सास्के मन में सोचता है कि काबुतो के बारे में कुछ है जो उससे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद काबुतो की टीम और टीम 7 अपनी अपनी एंट्री से टावर में एंटर करते हैं। आगे हम देखते हैं कि काबुतो जिस रूम में एंटर करता है वहाँ ओरोचिमारू होता है और काबुतो उसे लॉर्ड ओरोचिमारू कह के बुलाता है और ओरोचिमारू को अपनी इंफॉर्मेशन कार्ड से एक कार्ड देता है और कहता है कि मैंने सेकंड टेस्ट में उसे और ज्यादा करीब से ऑब्जर्व किया है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन अब इस कार्ड में है। ओरोचिमारू काबुतो को साउंड विलेज का स्पाई कहता है और काबुतो की तारीफ करता है कि उसने अच्छा काम किया। जी हाँ दोस्तों, काबुतो ओरोचिमारू का ही आदमी था। काबुतो था तो लीव विलेज का निंजा, पर वो साउंड विलेज का स्पाई था। इसका मतलब सास्के का शक सही था। काबुतो बस टीम 7 का साथ उनकी इंफॉर्मेशन और ज्यादा डिटेल में कलेक्ट करने के लिए दे रहा था। इसके बाद ओरोचिमारू कार्ड लेके वहाँ से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि टीम 7 एंट्री करती है और रूम खाली देख के कंफ्यूज होती है। तभी साकुरा एक बोर्ड देखती है जिसमें कुछ पहेली लिखी हुई होती है। उस पहेली का मतलब वो लोग ठीक से नहीं समझ पाते, लेकिन इतना समझ जाते हैं कि उन्हें दोनों स्क्रोल एक साथ ओपन करने हैं और रीड करने हैं। टीम 7 स्क्रोल खोलते वक्त डर रहे होते हैं और यहीं पे एपिसोड 36 भी खत्म हो जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। एपिसोड 37 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और साकुरा दोनों स्क्रोल खोलते हैं और देखते हैं कि उस पे पर्सन का सिंबल बना है। तभी सास्के दोनों स्क्रोल दूर फेंकने को कहता है क्योंकि उन स्क्रोल में समनिंग जुत्सु लिखा हुआ था। नारुतो और साकुरा दोनों स्क्रोल्स दूर फेंक देते हैं और स्क्रोल में से धुआं निकलने लगता है और एक निंजा अचानक सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि ये निंजा और कोई नहीं बल्कि इरुका सेंसे होते हैं। इरुका बताता है कि वो लकी है कि उन्हें नारुतो की टीम का मैसेंजर बनने का मौका मिला है। इरुका उन्हें बताता है कि टीम 7 टावर तक पहुंच गई है, इसलिए वो सेकंड टेस्ट में पास हो गए हैं और इरुका कहता है कि इस बात पे वो सबको रोमन पार्टी देगा। ये बात सुनकर नारुतो बहुत खुश हो जाता है और इरुका के गले लग जाता है। इरुका भी नारुतो को खुश देखकर खुश हो जाता है। सास्के इरुका से पूछता है कि अगर वो लोग टेस्ट के बीच में स्क्रॉल खोल देते तो इरुका क्या करता। तो इरुका बताता है कि अगर 20 टेस्ट में ही इरुका समन हो जाता तो वो पूरी टीम को नॉकआउट कर देता। और एक्चुअली कोई भी स्क्रॉल को ना देके ये रूल इसलिए बनाया गया था क्योंकि कई बार निंजास को एक जगह से दूसरी जगह स्क्रॉल ले जाने का मिशन दिया जाता है और इन स्क्रॉल्स में कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो एक निंजा को सिर्फ अपने मिशन से ही मतलब होना चाहिए, उसे कभी भी इन स्क्रॉल को खोलकर उनमें लिखी इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी चाहिए। इरुका टीम 7 की तारीफ करता है कि उन्होंने 5 दिन इस जानलेवा फॉरेस्ट में सर्वाइव कर लिया। इसके बाद इरुका थोड़ा उदास नजर आता है और नारुतो को कहता है कि अब जो तीसरा एग्जाम होने वाला है उसमें नारुतो अपने आप पर ज्यादा प्रेशर ना डाले। नारुतो इरुका को जवाब देता है कि नारुतो अब किसी से नहीं हारेगा। आगे नारुतो कहता है कि इरुका ने सेकंड टेस्ट में नारुतो को ऑब्जर्व किया ही होगा, तो इरुका को खुद ही पता लग गया होगा कि नारुतो कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये सुनकर इरुका अपने मन में सोचता है कि ककाशी सही कह रहा था, ककाशी टीम 7 की स्ट्रेंथ अच्छे से जानता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आंको थर्ड होकागे को अपने कर्स मार्क्स दिखाती है। आंकों के पीछे 2 निंजास आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओरोचिमारू 3 लेजेंडरी शानिन में से एक है और उन्होंने सुना था कि वो मर चुका था, तो वो उनके विलेज में क्या करने आया है। तभी आंकों को ओरोचिमारू की बात याद आती है और वो सास्के का नाम लेने ही जा रही होती है, लेकिन इससे पहले थर्ड होकागे सास्के का नाम खुद ही ले लेते हैं। इसके बाद रेडियो के थ्रू एक निंजा थर्ड होकागे को बताता है कि टोटल 21 निंजास ने सेकंड टेस्ट पास कर लिया है और रूल्स के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग उन्हें 5 सालों में पहली बार प्रीलिमिनरी टेस्ट करना होगा। इसके बाद थर्ड होकागे कहते हैं कि ये एग्जाम चलने देना होगा और साथ में ओरोचिमारू पे भी नजर रखनी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सारे जोनिन, चुनिन और गैनिन्स एक हॉल में होते हैं जहाँ एक हैंड साइंस का बड़ा सा स्टैचू भी बना हुआ होता है और इन सब में थर्ड होकागे, इबिकी और आंको भी होते हैं। सारे गैनिन निंजा एक दूसरे को देख के खुश होते हैं कि वो पास हो गए हैं और कुछ को इतनी ज्यादा टीम्स का पास होना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों पास हुई टीम्स में नारुतो की टीम, कीबा की टीम, इनो की टीम, ये 9 रुकी निंजास होते हैं और नेजी की टीम, काबुटो की टीम, गारा की टीम और साउंड विलेज की वो टीम भी होती है जिनको ओरोचिमारू ने सास्के से लड़ने भेजा था। गाय ये देख के ककाशी से कहता है कि ओ तो ककाशी की टीम भी पास हो गई है, लेकिन अब थर्ड टेस्ट एबिलिटी का है तो अब ककाशी की टीम हार जाएगी। ककाशी गाय की तरफ देख कर कहता है कि क्या गाय ने अभी अभी कुछ कहा? हाँ जी। इतना इग्नोर तो भाई तुम लड़कों के डीएम को लड़कियां भी नहीं करती है जितना ककाशी ने गाय को कर दिया। ये देखे गाय आग बबूला हो जाता है और कहता है कि ठीक है, इसका बदला वो लेके रहेगा। इसके बाद थर्ड होकागे अगले टेस्ट के रूल्स बताने लगते हैं। थर्ड होकागे कहते हैं कि एग्जाम वैसे तो एक शिनोबी की एबिलिटी और अलायंस नेशन के बीच में फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए है, लेकिन अब मैं इस एग्जाम का ट्रू पर्पस आपको बताऊंगा। दरअसल चुनिन एग्जाम इसलिए करवाए जाते हैं ताकि हर एक विलेज को दूसरी विलेज की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ का पता लग सके और हर विलेज अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन अपने गैनिन्स की काबिलियत से दिखा सके। पुराने जमाने में नेशंस ये पता लगाने के लिए एक दूसरे से फिजूल में फाइट किया करते थे, इसलिए फिर ये चुनिन एग्जाम बनाया गया जिससे हर नेशन अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके और सबको एक दूसरे की काबिलियत का पता हो, तो इससे नेशंस के बीच में बेफिजूल के कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो सके। साथ ही इस टेस्ट में हर नेशन के गेस्ट भी होंगे जो कि हर निंजा की एबिलिटी को जज करेंगे और सीधी सी बात है उसी की बेसिस पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलेज को ज्यादा जॉब्स और मिशन दिए जाएंगे बजाय उनके जो वीक हैं। कीबा पूछता है कि अगर ये नेशंस को रिप्रेजेंट करने वाला एग्जाम है तो इसमें जोनिन्स और चुनिन क्यों नहीं पार्ट लेते, इसमें गैनिस की ही जान क्यों खतरे में डाली जाती है। इस पर होकागे कहते हैं कि किसी कंट्री की ताकत उसके विलेज में होती है और विलेज की ताकत उसके शिनोबी में होती है और किसी विलेज के शिनोबी तभी ताकतवर होंगे जब उनके आगे आने वाली जनरेशंस यानी कि गैनिन्स स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस टेस्ट का एक मकसद शिनोबी के माइंड और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना भी होता है। इसी के बेसिस पे उनका नेशन बाकी नेशन से डोमिनेंट हो पाएगा। अब थर्ड होकागे एग्जाम के बारे में बताने जा रहे होते हैं कि तभी एक निंजा वहाँ जाता है और थर्ड होकागे से कहता है कि थर्ड एग्जाम का प्रोक्टर होने के नाते उसे पहले उन गैनिन्स से कुछ बोलना है। इस निंजा का नाम हायाते गेको होता है और थर्ड होकागे उसे बोलने के लिए हाँ कह देते हैं। हम देखते हैं कि हायाते काफी खांस रहा होता है और उसकी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, हाँ जैसे मेरे भी हैं, एडिटिंग कर करके पड़ गए हैं। हायाते सारे गैनिन्स को कहता है कि एग्जाम से पहले उन्हें एक चीज करनी होगी और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड 37 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 38 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हायाते गैनिन्स को बताता है कि उन्हें मेन एग्जाम से पहले एक प्रीलिमिनरी टेस्ट देना होगा। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं और साकुरा कहती है कि अगर उन्हें थर्ड एग्जाम देना ही है तो प्रीलिमिनरी टेस्ट क्यों रखा है। हायाते बताता है कि किसी को भी नहीं लगा था कि इतने निंजास सेकंड टेस्ट में पास हो जाएंगे। प्रीलिमिनरी टेस्ट अगली स्टेज में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम करने के लिए होता है, क्योंकि जैसा लॉर्ड होकागे ने बताया कि पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग थर्ड टेस्ट देखने आएंगे, इसलिए हम लोग उन स्पेशल गेस्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम करने होंगे। हायाते कहता है कि ये टेस्ट 1 वर्सेस 1 का टेस्ट होगा और अभी होगा और जिसको भी क्विट करना है वो हाथ खड़ा कर दे। इतने में सास्के के कर्स मार्क्स में फिर से पेन होता है और साकुरा ये देखी सास्के को कहती है कि उसके कर्स मार्क्स की वजह से उसे दिक्कत होगी, इसलिए वो क्विट कर दे। ये सब सुनकर नारुतो कंफ्यूज होता है कि साकुरा कौन से मार्क्स की बात कर रही है। सास्के साकुरा को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन साकुरा रोने लगती है। उधर होकागे आंको से पूछते हैं कि सास्के का क्या करना है, तो आंको कहती है कि सास्के को ऑनबो ओब्स को दे देना चाहिए, वो लोग उसे एक रूम में बंद करके रखेंगे और इस पर नजर रखेंगे। ककाशी कहता है कि सास्के एक उचिया है और उसके लिए बंद कमरे से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंको ककाशी पे चिल्लाती है कि सास्के का कर्स्ट मार्क्स उसका चक्रा खा रहा है और इससे वो मर भी सकता है। साकुरा एक बार फिर से सास्के को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सास्के नहीं मानता। तो साकुरा सोचती है कि वो हाथ खड़ा करके सबको सास्के के कर्स्ट मार्क्स के बारे में बता देगी। साकुरा हाथ खड़ा करने जा ही रही होती है कि तभी सब अचानक हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि साकुरा से पहले काबुटो ने अपना हैंड रेस कर लिया है। काबुटो हायाते को बताता है कि वो अब क्विट कर रहा है। नारुतो काबुटो से क्विट करने का रीजन पूछता है, तो काबुटो कहता है कि वो काफी टायर्ड हो चुका है और लगातार 2 एग्जाम देने के बाद तुरंत थर्ड एग्जाम देने से वो अपनी जान को खतरे में डाल देगा। इसके बाद काबुटो का टीममेट काबुटो से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है, तो काबुटो कहता है कि उसका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है और आगे का काम टीममेट संभाल सकते हैं। होकागे आंखों से कहते हैं कि लड़का पहले भी कई बार उन्होंने देखा है और इससे पहले भी इसने ऐसे ही हर बार क्विट किया है। तो आंखों काबुटो की हिस्ट्री बताती है कि काबुटो स्कूल टाइम से एवरेज किड रहा है और उसने अभी तक 2 C रैंक और 14 D रैंक मिशन किए हैं। आंखों कहती है कि एकेडमी में आने से पहले ये
लड़का केकाई के पास की बैटल में एक डेड एनिमी के बगल में मिला था, जिसको एक लीव विलेज का एक जोनिन अपने साथ मेडिकल यूनिट में ले आया था। काबुतो जा रहा होता है और जाते जाते सोचता है कि ओरोचिमारू के वहाँ होते हुए उसकी वहाँ होने की अब जरूरत नहीं। और तभी हम देखते हैं कि साउंड विलेज टीम का जोनिन लीडर और कोई नहीं बल्कि खुद ओरोचिमारू होता है, जिसने वेश बदला हुआ होता है। इसके बाद साकुरा फिर से हैंड रेस करने लगती है, लेकिन सास्के उसका हाथ रोक लेता है कि मैं एक एवेंजर हूँ और मेरे लिए ये एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं चुनिन बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग निंजा से फाइट करनी होगी। और इस टाइम इस टेस्ट में बेस्ट से बेस्ट निंजा है। नारुतो सास्के को समझाता है कि साकुरा सास्के के भले के लिए बोल रही है, क्योंकि शायद सास्के की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सास्के कहता है कि उसे नारुतो से फाइट करनी है। थर्ड होकागे आंको को कहते हैं कि सास्के को अभी एग्जाम देने देते हैं, लेकिन अगर उसका कर्स्ट मार्क्स एक्टिवेट हुआ तो आंको 20 फाइट में सास्के को संभाल लेगी। इसके बाद हयाते प्रीलिमिनरी राउंड स्टार्ट करता है और बताता है कि क्योंकि अब 20 ज्ञानिन बचे हैं तो 10 मैच होंगे और 10 निंजा ही एग्जाम में आगे जाएंगे। और इस राउंड में कोई रूल नहीं है। ज्ञानिन को तब तक फाइट करनी है जब तक ओपोनेंट डेड नहीं होता या अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेता या फिर फिजिकली फाइट करने के काबिल नहीं बचता। हयाते अपने पीछे की डिस्प्ले ओपन करता है और बताता है कि दोनों निंजा की नेम रैंडमली चूज किए जाएंगे और उनका नाम इस डिस्प्ले पे शो करेगा। डिस्प्ले ऑन होता है और उस पे नाम शफल होते हैं और सबसे पहले सास्के का नाम आता है और उसकी फाइट काबुतो की टीममेट से होगी, जिसका नाम यूरोई होता है। दोनों आगे आते हैं और हयाते बाकी लोगों को ऊपर जाने के लिए कहता है। ककाशी जाते जाते धीरे से सास्के को कहता है कि वो शारिंगन ना यूज करे, क्योंकि अगर फाइट के दौरान सास्के की हालत ज्यादा खराब हुई तो ककाशी खुद ये फाइट रोक देगा। सास्के हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि कर्स मार्क्स तभी एक्टिवेट होता है जब सास्के ज्यादा चक्रा यूज करने लगता है। सास्के और यूरोई में फाइट स्टार्ट होती है और यूरोई सास्के पे शुरिंगन फेंकता है, लेकिन सास्के भी शुरिंगन से उसका जवाब देता है। पर शुरिंगन फेंकने में सास्के को नेक में पेन होता है और सास्के नीचे गिर जाता है। तभी यूरोई सास्के पर अटैक करता है, लेकिन सास्के उसे डॉज करके यूरोई को अपने लेग्स में दबोच लेता है। यूरोई अपने हाथ को चक्रा में कवर करके सास्के की चेस्ट पे रखता है और उसे पंच मार के पीछे हो जाता है। सास्के देखता है यूरोई ने उसकी बॉडी से चक्रा एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके बाद यूरोई सास्के पे फिर से अटैक करता है और उसके सर को अपने हाथ से पकड़ के और ज्यादा चक्रा एब्जॉर्ब करने लगता है और एपिसोड 38 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। इस वीडियो के फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 39 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सास्के किसी तरह किक मार के यूरोई को और चक्रा एब्जॉर्ब करने से रोकता है और किसी तरह उसके अटैक्स डॉज करता है। ऊपर से नारुतो सास्के को चिढ़ाता है कि क्या सास्के बस नाम का उचिया है और क्या सास्के में पावर नहीं बची है। नारुतो की बात सुनकर सास्के में कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सास्के यूरोई के हर एक अटैक को डॉज करता है और अचानक से उसके फेस पे किक मारकर उसे हवा में उछाल देता है। सब लोग ये मूव देखकर हैरान रह जाते हैं, खासकर रॉकली और गाय सेंसे, क्योंकि ये मूव रॉकली का लाइन बैरेज मूव था जो उसने तब यूज किया था जब एग्जाम से पहले उसकी सास्के से फाइट हुई थी। यानी कि दोस्तों सास्के ने अपनी शारिंगन से तब रॉकली की ये मूव कॉपी कर ली थी। आगे हम देखते हैं कि सास्के यूरोई के पीछे आ जाता है, लेकिन तभी उसका कर्स मार्क्स एक्टिवेट हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगता है। लेकिन बहुत कोशिश के बाद सास्के उन मार्क्स को सप्रेस कर देता है। ये देखिए आंखों हैरान रह जाती है कि भला कर्स मार्क्स रिवर्स कैसे हो गए। इसके बाद सास्के किक मारकर यूरोई को नीचे गिराता है और अपनी फाइनल किक उसके पेट में मारकर यूरोई को नॉकआउट कर देता है। रॉकली और गाय सेंसे मन में सोचते हैं कि सास्के सही में एक टैलेंटेड शिनोबी है, क्योंकि उसने बस एक ही बार रॉकली की इस मूव को देख के अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया। टेन मन में कहती है कि पिछली साल का नंबर 1 रुकी निंजा नेजी था और इस साल का सास्के है। हयाते सास्के को विनर डिक्लेयर कर देता है और नारुतो और साकुरा बहुत खुश हो जाते हैं। ककाशी आके सास्के को संभालता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे सास्के के कर्स मार्क्स सील करने थे। जब सास्के ककाशी के साथ जा रहा होता है तब नारुतो साकुरा से पूछता है कि क्या सास्के की गर्दन पे कोई मार्क्स हैं, तो साकुरा मना कर देती है कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। दोस्तों साकुरा को सास्के ने कहा था कि नारुतो को मार्क्स के बारे में कुछ ना बताए, क्योंकि वो बेकार में टेंशन लेगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसके बाद हयाते अगले राउंड के लिए नाम डिस्प्ले करता है और इस बार शीनो और साउंड विलेज के जाको का नाम आता है। दोनों आगे आते हैं। मिनाटा कीबा से पूछती है कि क्या शीनो ठीक से लड़ लेगा, तो कीबा कहता है कि शीनो वो आखिरी इंसान होगा जिससे कीबा कभी लड़ना चाहेगा। दोस्तों जाको के हाथ पे पट्टियां बंधी हुई होती हैं, क्योंकि आपको याद तो होगा ही कि जाको की आर्म्स सास्के ने तोड़ दी थी। शीनो जाको को वार्न करता है कि फाइट के बाद वो क्रिटिकल हो सकता है तो अभी क्विट कर दे, लेकिन जाको नहीं सुनता और अपनी एक बाहें निकालता है और शीनो पे अटैक कर देता है। शीनो उस अटैक को रोक लेता है, लेकिन जाको अपना दूसरा हाथ निकाल के अपनी साउंड टेक्निक यूज करता है, जिससे शीनो नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ककाशी सास्के को कहीं ले गया है और अपने ब्लड से सास्के के चारों तरफ और सास्के की बॉडी पे कुछ लिख देता है। इसके बाद ककाशी कुछ हैंड साइंस बनाता है और सास्के चिल्लाने लगता है और जो भी ककाशी ने लिखा था वो सब सास्के के कर्स मार्क्स के अंदर चला जाता है और मास्क के बाहर एक सर्कल बन जाता है। ककाशी कहता है कि ये सील उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितना सास्के उस कर्स मास्क को यूज नहीं करना चाहेगा। इतने में सास्के बेहोश हो जाता है कि तभी अचानक ओरोचिमारू वहाँ आ जाता है। ओरोचिमारू ककाशी से कहता है कि वो काफी बड़ा हो गया है और इतना काबिल हो गया है कि अब सिलिक जुत्सु भी यूज कर लेता है। और इसी के साथ एपिसोड 39 भी यहीं पे खत्म हो जाता है और हमारी आज की वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है।
जाती है। मैं नारुतो की आगे की एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। तब तक आप याद से बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि मैं जब भी नारुतो की अगली वीडियो अपलोड करूं आपको पता लग जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे, दोनों स्क्रॉल एक साथ ओपन करने से टीम 7 के सामने कौन समन होता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने जवाब जरूर दें। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।